मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट के बाद जो दूसरा मेजर एग्रीमेंट था वो क्योटो प्रोटोकॉल था, जो जापान के सिटी क्योटो में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल उसको कहते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो साइन तो 1997 में हुआ, लेकिन वो इफेक्टिव और ऑपरेशनल 2005 में हुआ। तीसरा जो एग्रीमेंट था विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वाज नॉट बाइंडिंग, वो कोपनहेगन अकॉर्ड है। कोपनहेगन अकॉर्ड जो कि डेनमार्क का जो कैपिटल है उसमें हुआ, कोपनहेगन अकॉर्ड 2009। और जो चौथा मेजर एग्रीमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, वो है आपका पेरिस एग्रीमेंट, जो कि अभी मोस्ट रिसेंटली 2015 के अंदर साइन हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट। फिर हम जो है वो मेन जो स्ट्रक्चर है पेरिस एग्रीमेंट का वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो बाकी पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कॉजेज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग की या क्लाइमेट चेंज की वो क्या है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज़। और अगर हम मेजर कॉजेज़ को स्टडी करें तो जो कॉजेज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग की वो हैं आपकी एमिशन ऑफ GHGs। ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ी कॉजेज़ है वो एमिशन ऑफ GHG गैसेज हैं। GHG गैसेज जो है, जिनको आप ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, वो गैसेज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्वायरमेंट जो है वो थ्रेट होती है। उसकी रीज़न जो है कि उससे आपकी जो ओजोन लेयर है जो सन रेज को प्रोटेक्ट करती है और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करने से रोकती है, वो डिप्लीट होती है। और जब वो डिप्लीट होती है तो सन रेज ज़्यादा आती हैं आपकी अर्थ पे, जिससे आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। अब जो ये GHG गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, उसके अंदर सबसे जो बड़ी कॉज है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा इसमें मीथेन आता है, नाइट्रेट ऑक्साइड आता है, लेकिन जो सबसे बड़ी कॉज है GHG की, ग्रीन हाउस गैसेज की, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है। उसके बाद हम इसके इम्पैक्ट्स को स्टडी करेंगे कि जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं आपके इकोनॉमी पे और ह्यूमन पे, इम्पैक्ट्स जो है ग्लोबल वार्मिंग के। और फिर हम जो है इम्पैक्ट्स के बाद हम इसको देखेंगे कि इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। और उसके बाद फिर हम जाएंगे कि जो विड्रॉल है अमेरिका का पेरिस एग्रीमेंट से, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इम्पैक्ट है विड्रॉल है US का। और उसके बाद हम जाएंगे कि जो मेजर चैलेंजेस हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। Major challenges, and then we will go for analysis and conclusion, and finally we will end at conclusion. So let's look at where we were discussing our debate with respect to the topic, और वो था आपका मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट जो है ये पहला वो एग्रीमेंट था जो कि 1992 के अंदर कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हुआ, और इसके अंदर जितनी भी स्टेट्स ने शमूलियत इख्तियार की उनको एक एग्रीमेंट से बाइंड किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो तमाम मुल्क जो है जो इन्वॉल्व हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड में, वो मिल के इसको जो है ऐसा लाहा अमल या मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसको ख़त्म कर सकें या उसको मिनिमाइज़ कर सकें या रिड्यूस कर सकें, और इस लेवल तक ले आए जो इन्वायरमेंट के लिए जो है वो अपना हेल्दी हो या उससे इन्वायरमेंट को थ्रेट ना हो। तो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट के तहत वो तमाम ममालिक जिनने इसमें शमूलियत इख्तियार की उनको कहा गया COPs, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, यानी कि वो तमाम मुल्क जो इसके मेंबर हैं, इसके सिग्नेटरी हैं, अब वो एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे, जिनको जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का नाम दिया गया। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ उन मेंबर स्टेट्स को कहते हैं, लेकिन मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट
के तहत ये डिसाइड हुआ कि जो तमाम स्टेट्स हैं वो मिल के कार्बन डाइऑक्साइड के इशू को और चैलेंज को मैनेज करेंगी। लेकिन ये एक इनिशियल बिगिनिंग थी। अभी तक बहुत सी स्टेट्स जो हैं अपनी इकोनॉमीज़ की वजह से, दूसरे मुल्कों के साथ कंपटीशन की वजह से इसके बारे में इतनी सीरियस नहीं थी। तो जो सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे जो डिटेल्ड और कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हुआ इस इशू को ओवरकम करने के लिए, वो क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 का, जो जापान के शहर में हुआ। और 2005 में ये इफेक्टिव या ऑपरेशनल हुआ कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2005 से स्टार्ट होगी। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल को अगर आप देखें, जब ये साइन हुआ 1997 में, जो एक इंटरेस्टिंग बात थी कि ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, जो थ्रेट हो क्रिएट कर रही थी ग्लोबल वार्मिंग, वो ज़्यादातर वो ममालिक थे जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। और ग्लोबल साउथ के अंदर आपका एशिया आता है, अफ्रीका आता है और लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका आता है। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो ये था कि जितने भी ममालिक हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहे थे या ग्लोबल वार्मिंग को काज कर रहे थे, वो ग्लोबल साउथ से नहीं थे। यानी कि ना तो वो अफ्रीका से थे, ना एशिया से थे, और ना ही साउथ अमेरिका से थे। ज़्यादातर जो मुल्क हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज were the Western countries. And if you look at the list of the top 10 countries till 1997 who were contributing to the global warming, who were involved in the majority of the portion of the emission of the carbon dioxide, they were United States of America, Canada, Germany, France, Britain, Russia, highly industrialized states, mostly Western states. और उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट किन मुल्कों पे आ रहा था? एशिया, अफ्रीका वगैरह पे। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि हम इसको किस तरह मैनेज करें। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है वो कंपनीज इन्वॉल्व थी जिनके प्रॉफिट्स के इश्यूज थे, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसको आगे जाके हम बात करेंगे। जैसे जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, जैसे जो है वो फॉसिल फ्यूल की वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिट मेकिंग करती हैं इस सारे प्रोसेस से। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये एक प्रिंसिपल डिटरमिन किया गया और उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ रिडक्शन एंड मिटिगेशन। और उस पॉलिसी से पहले एक और चीज़ जो डिसाइड की गई क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो आगे जाके हम देखेंगे क्यों वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो था फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुराद था कि तमाम मुल्क जो इन्वॉल्व हैं ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन के अंदर, ऑल दो स्टेट्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस शुड हैव अ फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तमाम मुल्क जितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनुअली कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में, वो उस परसेंटेज के लिहाज से, उस परसेंटेज की एवरेज से एनुअली ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि एक से उससे उनकी इकोनॉमी और इंडस्ट्री पे भी फ़र्क ना पड़े और ग्रेजुअली हम वो मैकेनिज्म भी डेवलप और बिल्ड कर सकें जिससे जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन उसको रिड्यूस किया जाए। इस प्रिंसिपल को कहते हैं फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ कि 2005 में जब ये ऑपरेशनल और इफेक्टिव हुआ तो जो स्टेट्स थी, मोस्टली ऑफ कोर्स वेस्टर्न स्टेट्स, यूरोपियन स्टेट्स, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार किया। उसकी दो बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न थी। एक रीज़न थी ऑफ कोर्स उनके इकोनॉमिक कंपटीशन, इंडस्ट्रियल कंपटीशन, और वो जो कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल लॉबी थी उसका वो प्रेशर था और जो इन्फ्लुएंस था यूरोपियन वेस्टर्न पॉलिटिक्स के ऊपर। दूसरा जो फैक्टर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो था द राइज ऑफ इंडिया एंड चाइना एज एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पावर्स। अगर आप देखें तो 1997 में 1997 में जब ये एग्रीमेंट हुआ तो चाइना और इंडिया जो है वो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में बिल्कुल स्टार्ट किया था। इंडिया में 1992 के बाद स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेजर प्रोसेस जो आज इंडिया की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। चाइना में भी जाके ये 90s के अंदर जाके स्टार्ट होता है। अब जो वेस्टर्न पावर्स थी, मेनली अमेरिका और कनाडा और फ्रांस और ब्रिटेन, उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट, हम इस लॉ को और इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉ इंडिया और चाइना तक भी एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अगर हमने ये इम्प्लीमेंट किया तो इंडिया और चाइना जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिकली हमें आउटपेस कर देंगे, यानी कि हमसे आगे निकल जाएंगे और हम इकोनॉमिकली जो है वो डिसएडवांटेज पे होंगे इंडिया और चाइना की निस्बत।
तो इंडिया और चाइना का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो अब तक का इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है और ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, वो इशू हमारी वजह से कॉज नहीं हुआ. वी डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू the contemporary crisis of global warming, because at that time we were not industrial economies and we were not emitting the greenhouse gases and we were not involved in the emission of carbon dioxide. So the responsibility with respect to all this crisis of global warming that has happened till 2005 cannot be thrown or cannot be shared with India and China. अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू बिकम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो आगे जो भी लॉज और प्रोटोकॉल्स होंगे वी विल बिकम पार्टी टू दैट एंड वी विल इम्प्लीमेंट दैट. बट इवेंचुअली these debates continued और नेक्स्ट जो कोपेनहेगन अकॉर्ड आया, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की मीटिंग हुई. मैं एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो है वो मेंबर स्टेट्स को कहा जाता है जो किसी न किसी तरह इस इन्वायरमेंट के प्रोटोकॉल्स के, ग्लोबल वार्मिंग के प्रोटोकॉल्स की मेंबर हैं, सिग्नेटरी हैं. और ये डिसाइड किया गया था 1992 के जो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट है उसमें कि हर साल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों में ये मीटिंग हुआ करेगी. और इस मीटिंग को COP का नाम दिया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का. और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक ऑब्जेक्टिव था कि पिछले साल की जो एनुअल प्रोग्रेस थी और जो कमिटमेंट्स थी डिफरेंट स्टेट्स को, उसको स्टडी और एनालाइज किया जा सके कि किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट दोज कमिटमेंट्स आर बीइंग फुलफिल्ड, वो पूरी की जा रही है. और आगे फ्यूचर का लाहे अमल भी जो है वो बनाया जाए. द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन शुड कैन आल्सो बी स्ट्रक्चर्ड. बट दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस क्रिएट करना, मासेस के दरमियान इसके एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि तमाम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स इस प्रोसेस का इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करें, जो इसका हिस्सा बने. अब कोपेनहेगन अकॉर्ड बाइंडिंग नहीं था, इसके अंदर यही डिबेट्स हुई कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही हम इस इशू को टैकल करेंगे और क्योटो प्रोटोकॉल को ही एक्सटेंड किया गया. अब इसलिए कोपेनहेगन अकॉर्ड जो है वो बाइंडिंग नहीं था. 2011 के अंदर कनाडा ने क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ किया, तो उसके बाद अमेरिका ने भी विड्रॉ किया. और जब 2012 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल की टाइम पीरियड या इसकी लिमिट जो थी वो आके कंप्लीट होती है, तो उसके बाद दुनिया के पास कोई इंटरनेशनल लॉ या कन्वेंशन नहीं था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करने के लिए. सो वर्ल्ड स्टैंड्स विदाउट एनी इंटरनेशनल लॉ, कन्वेंशन, protocol with respect to protect the environment, to address the issue of global warming, to ensure the sustainable environment and climate change should be protected. तो उसके बाद it became a huge threat and scholars and scientists and academics and environmentalists and activists got worried about that कि जो दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंज है या थ्रेट है वो ग्लोबल वार्मिंग है और उसके ऊपर हमारे पास कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल नहीं है. तो प्रेसिडेंट ओबामा और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, दे मस्ट बी एडमायर्ड फॉर दैट. ओबामा की तमाम तर पॉलिसी फेलियर्स के बावजूद ओबामा वाज वेरी कीन एंड कमिटेड टू एटलीस्ट 2 फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स. एक जो था वो था न्यूक्लियर वेपन्स की डीन्यूक्लियराइजेशन या उसको कंट्रोल करना. आल दोस्त में उसको कामयाबी उस हद तक नहीं मिली है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस एंड अमेरिकन इंटरेस्ट इन ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स. दूसरा था कोई सस्टेनेबल इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो अप्लीकेबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, इंटरनेशनल मैकेनिज्म डेवलप करना ग्लोबल वार्मिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो उस वजह से जो है ऑफ द रिकॉर्ड लॉन्ग एंड डिप्लोमेटिक डिबेट्स और इनिशिएटिव स्टार्ट हुए, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस हुई और इवेंचुअली 2015 के अंदर जाके जो COP21 थी, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की मीटिंग नंबर 21 थी पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसमें जाके पहला डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर इन्वॉल्व, एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको आप पेरिस प्रोटोकॉल भी कहते हैं या पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं. पेरिस एग्रीमेंट और पेरिस प्रोटोकॉल का जो ऑब्जेक्टिव था वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था. वो था कि हम ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है उसको किस तरह एड्रेस कर सकते हैं. और पहला चैलेंज जो ये था कि हमने हर हाल में जो टेम्परेचर है उसको, टेम्परेचर की जो इंक्रीज़ है यानी कि जो अर्थ प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को हमने 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है. और अल्टीमेट जो गोल और ऑब्जेक्टिव था वो था कि उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आए. मेन ऑब्जेक्टिव था 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना 21st सेंचुरी के अंदर जो
इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर है, लेकिन जो आइडलाइज किया गया वो था 1.5 डिग्री सेल्सियस के। अगर हमने सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को इंश्योर करना है, अगर हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंसान को प्रोटेक्ट करना है, ह्यूमन स्पीशीज़ के अलावा जो दूसरी स्पीशीज़ है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो फिर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से इसको मेंटेन करना होगा या नीचे लाना।